गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और सब्जेक्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका कॉमन टॉपिक चल रहा है एल्कीन, जिसका पार्ट नंबर 6 हम कर रहे हैं। 5 नंबर पार्ट तक हमने कर लिया था और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एल्कीन की रासायनिक अभिक्रिया, जिसके अंदर एल्कीन की एक मुख्य जो रिएक्शन होती है वो है इलेक्ट्रॉन से नई योगात्मक अभिक्रिया। मुख्य जो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रॉन से नई योगात्मक अभिक्रिया, जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और उस डबल बॉन्ड के अंदर पाई बॉन्ड और पाई बॉन्डों के पाई इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पड़ता है और इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज युक्त कार्बन पर इलेक्ट्रॉन से नई आक्रमण करता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है और नाभिक से नई जोड़ करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं। हाइड्रोजनीकरण करवाया एल्कीनों का, हाइड्रोजनीकरण करवा करके हमने एल्केन का निर्माण किया। हेलोजनीकरण करवाया हमने, पाई कॉम्प्लेक्स बनाया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाया और ट्रांस प्रोडक्ट का निर्माण किया। फिर उसके बाद में 3 नंबर जो रिएक्शन होती है हाइड्रोहेलोजनीकरण। अगर हमारे पास सममित प्रकार की एल्कीन है और हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा CH3 और इसके साथ X जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा एल्किल हैलाइड। क्या बन जाएगा एल्किल हैलाइड। ठीक है। अगर हमारे पास असममित प्रकार की एल्कीन हो, असममित प्रकार की एल्कीन हो, असममित एल्कीन का मतलब हमारे पास डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन की संख्या अलग हो और हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करें तो इससे 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, CH3 CHX और CH3 और दूसरा CH3 CH2 और CH2 और X। इस तरीके से 2 तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। इस हैलाइड को निकाल दिया जाए तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा और इसको हटा दिया जाए तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इसलिए इसमें से ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है और ये क्या होता है लेस स्टेबल होता है। क्या होता है लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। ठीक है। ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे मार्कोनिकोफ के नियम की बात करेंगे। मार्कोनिकोफ रूल या मार्कोनिकोफ का नियम पहले भी कर चुके हैं। मार्कोनिकोफ ने ये कहा था, अपनी एक 3 लाइन की स्टेटमेंट दी थी, उसमें ये कहा था कि हमारे पास अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन है, असममित एल्कीन है, उसके साथ अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये धनायन हो गया और ये ऋणायन हो गया, तो धनायन वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक हो और ऋणायन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। जैसे हमारे पास यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एसिमेट्रिकल एल्कीन हो और एसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ HX की विक्रिया करवाएं तो ये धनायन और ये ऋणायन। ठीक है। तो जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा है वहाँ तो कौन जाएगा हाइड्रोजन जाएगा और जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है वहाँ कौन जाएगा हेलोजन। ये मार्कोनिकोफ ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर दिया था। तो यहाँ पर हम CH3 लिख देंगे और ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो ये CH और ये किस में चेंज हो जाएगा CH3 में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर X नेगेटिव आ जाएगा और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। क्यों? क्योंकि धनायन वहाँ जा रहा है जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है। यहाँ तो हम हाइड्रोजन और एलोजन ले रहे हैं। मान लो हमारे पास हाइड्रोजन ना हो, यहाँ तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है वहाँ हाइड्रोजन जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ हेलोजन जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास हाइड्रोजन ना हो, कोई और धनायन हो, तो हम ऐसा कहेंगे कि जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा है वहाँ तो धनायन जाएगा और जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है वहाँ कौन जाएगा ऋणायन जाएगा।
तो ऐसा करने से यहाँ पर क्या बनता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्राइमरी कार्बोकेटाइन से अधिक होती है। ये हम रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर में कर चुके हैं। और अंत में ये क्या करेगा, ये प्रोडक्ट बना देगा इसके अकॉर्डिंग, और ये प्रोडक्ट जब बनाएगा तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ज़्यादा स्टेबल है उसके अंदर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, और जो लेस स्टेबल है उसके अंदर प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। इसलिए ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए अपने मार्कोनिकोफ ने ऐसा कहा। मार्कोनिकोफ ने अपने 3 लाइनों की स्टेटमेंट में ये कहा कि जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ धनाइन जाएगा, और जहाँ हाइड्रोजन कम वहाँ कौन जाएगा, ऋणाइन जाएगा। तो ऐसा उसने क्यों किया था? देखो, उसने ऐसा इसलिए किया कि उसके अंदर हम मार्कोनिकोफ का जो नियम का स्पष्टीकरण है वो करते हैं हम। तो मार्कोनिकोफ के नियम का स्पष्टीकरण, मार्कोनिकोफ के नियम के स्पष्टीकरण के अकॉर्डिंग जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पर एसिमेट्रिकल एल्कीन है और एसिमेट्रिकल, ये 1 कार्बन मान लो, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट पड़ रहा है। ये हमने रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो किसका पड़ता है, CH3, और CH3 जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है उस कार्बन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पाई बॉन्ड है उनका, पाई इलेक्ट्रॉन को हमें आदत पड़ी है इधर ट्रांसफर करने की। जैसे ही हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमें इधर से इलेक्ट्रॉन आते हुए दिखाई देंगे। तो हम क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे भी इस कार्बन के पास तो इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बहुत सारे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस मुड़ जाएंगे, ठीक है। और हम इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजेंगे, इसके पास भेजेंगे। और पाई इलेक्ट्रॉन जहाँ जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज, और दूसरी पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तब भी HX के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये धनाइन ऋणाइन वाले कार्बन पर जाकर जुड़ता है। ऋणाइन पर जाकर जुड़ेगा तो ये CH3 CH, और इस पर पॉजिटिव रहेगा और इसके साथ CH3 जुड़ जाएगा, और इसके साथ फिर X नेगेटिव जुड़ेगा तो CH3 CH X और CH3 ये बन जाएगा। तो इस प्रकार जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है, और इसीलिए मार्कोनिकोफ के नियम के अकॉर्डिंग जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल ही होता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हम क्या करवाएं, HCl के साथ रिएक्शन करवाएं। HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन मार्कोनिकोफ के नियम के अकॉर्डिंग इस पर जुड़ता है, और इस पर जुड़ेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर हम दूसरे के साथ जोड़ दें तो ये ऐसा बन जाएगा, और ये क्या होगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो ये तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होगा, और ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, अधिक होती है। तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आगे Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके CH3 CH Cl और CH3 मोर स्टेबल प्रोडक्ट बना देगा। क्या बना देगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बना देगा। ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा या अस्थायी होगा, अस्थायी होगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। या बनाओ तो बना भी सकते हो ऐसे। तो जहाँ पर जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन के ऊपर Cl जुड़ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, लेस स्टेबल या अस्थायी बोल सकते हैं। ये था हाइड्रोहेलोजनीकरण या मार्कोनिकोफ के नियम से संबंधित बात, जिसके अंदर हमने मार्कोनिकोफ के नियम का स्पष्टीकरण किया। तो हमने एल्कीन की जो इलेक्ट्रॉन्स नई अभिक्रियाएं हैं उसके अंदर हमने रिएक्शन किया, हाइड्रोजनीकरण, हेलोजनीकरण और हाइड्रोहेलोजनीकरण, और उसके पश्चात आती है हाइपोएलएस अम्लों के साथ अभिक्रिया। 4 नंबर जो रिएक्शन आती है वो है हाइपोएलएस अम्लों के साथ अभिक्रिया।
अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, हाइपो एलएस अम्ल, जैसे अम्ल हैलाइड जो होते हैं वो HCl हो गया, HBr हो गया, ये क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। इनके बीच में O जोड़ दिया जाए तो ये हाइपो हैलस अम्ल बन जाएंगे। ऑक्सीजन बीच में लग जाता है तो वो क्या होता है, हाइपो को शो करता है। ठीक है ना, तो इसकी रिएक्शन अगर हम करवाएंगे तो ये होगी CH3CH डबल बॉन्ड CH। पहले हम सिमेट्रिकल एल्कीन के साथ करवाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिमेट्रिकल एल्कीन के साथ में करवाएं HOCl की रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही क्या है, नेगेटिव नेगेटिव वाले हैं हमारे नज़र में तो देखने पर, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो तो क्या रहता है, नेगेटिव में, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो किस में रहता है, पॉजिटिव में। तो इसके अंदर तो हम सिमेट्रिकल ले रहे हैं, किसी के साथ ही जोड़ सकते हैं। CH2 को Cl के साथ जोड़ दिया और क्या बन गया, हेलोहाइड्रिन। क्या बन गया, हेलोहाइड्रिन। जब हम हाइपो एलएस अम्लों के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करवाने के दौरान एक कार्बन के साथ OH जोड़ देते हैं, एक के साथ Cl जोड़ देते हैं। जो रिएक्शन होती है वो अम्ल की प्रेजेंस में होती है। मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर हमारे पास HOCl है और इसकी H पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन करवाएं तो रिएक्शन करवाने के दौरान H2O बन जाएगा और Cl पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन गया। Cl पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन जाएगा, और Cl पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या बन जाएगा, नाभिक्स नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ Cl पॉजिटिव की रिएक्शन करवाएंगे हम तो CH2 और CH2 और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। और Cl कौन सा जुड़ा है, पॉजिटिव चार्ज वाला Cl जुड़ गया दोनों के साथ में। फिर हम क्या करवाएंगे, इसकी रिएक्शन आगे H2O के साथ करवाएंगे। H2O के साथ करवाने पर CH2 और CH2, ये Cl इसके साथ रह जाएगा और इसके साथ OH2 जुड़ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है वो 3 बन गए। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से H पॉजिटिव को बाहर निकाल देंगे हम, और बाहर निकालेंगे तो इस CH2 पर क्या बचेगा, OH, और इस CH2 पर फिर क्या बच जाएगा, Cl। तो हमने H पॉजिटिव के साथ जो रिएक्शन करवाई वो H पॉजिटिव वापस बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम हाइपो एलएस अम्लों के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। और हाइपो एलएस अम्लों के साथ अगर एल्कीन की रिएक्शन करवाई जाती है तो हेलोहाइड्रिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, हेलोहाइड्रिन का। मैकेनिज्म देखें तो हाइपो एलएस अम्ल H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करते हैं और H2 और Cl पॉजिटिव बना लेंगे। ये Cl पॉजिटिव एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा तो दोनों कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। फिर H2O की रिएक्शन करवाएंगे तो पहले कार्बन के साथ OH2 जुड़ जाएगा और फिर H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। इस कार्बन के साथ Cl और इसके साथ OH रह जाएगा और जिसको क्या नाम दे दिया जाएगा, हेलोहाइड्रिन। क्या नाम दे दिया जाएगा, हेलोहाइड्रिन। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो है नाइट्रोसिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। नाइट्रोसिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया, हम एल्कीन की नाइट्रोसिल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये ले लिया हमने और नाइट्रोसिल NOCl होता है। ठीक है, ये नेगेटिव में रहता है और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है और इसकी जो रिएक्शन होगी वो मार्कोनिकोफ के नियम के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पर NO पॉजिटिव के रूप में काम कर रहा है
और Cl क्या कर रहा है, नेगेटिव के रूप में। तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा हो। तो CH3CH और CH के साथ Cl जुड़ जाएगा और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, NO जुड़ जाएगा, CH2NO। क्यों? क्योंकि दनाइन वहीं जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है और रिनाइन वहाँ जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो इस तरीके से अपने नाइट्रोसिल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवा करके मार्कोनिकोव के नियम के अकॉर्डिंग रिएक्शन करवा सकती हैं। फिर अगली रिएक्शन आती है सल्फ्यूरिक अम्लों के साथ अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। सल्फ्यूरिक अम्लों के साथ अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो H2SO4 होता है और इसको अगर टुकड़ों में तोड़े तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। क्या होता है, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। और इसको भी हम फिर आगे तोड़ सकते हैं, आगे ऐसे लिख सकते हैं OSO3H ऐसे लिख सकते हैं हम, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं SO2OH ऐसे लिख सकते हैं। तो इन तीनों में से हम कैसे भी लिख सकते हैं। अगर हम एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाएं H2SO4 की, तो एल्कीन के साथ अगर H2SO4 की रिएक्शन करवाते हैं तो एक तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दनाइन बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, रिनाइन बन जाएगा। दनाइन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा है, रिनाइन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। तो अगर हम CH3 और CH और डबल बॉन्ड CH2 ये क्या है, एल्कीन है। और कौन सी एल्कीन है, एसिमेट्रिकल एल्कीन है। और एसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ हम H2SO4 की रिएक्शन करवाएं और H2SO4 की रिएक्शन करवाने पर CH3 और CH और इस CH2 के साथ 3 जुड़ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन बन जाएगा और इसके साथ HSO4 जुड़ेगा और HSO4 को जोड़ेंगे तो हम इस प्रकार जोड़ेंगे OSO3H। ठीक है, और इसको बोलेंगे एल्कील, ये ग्रुप एल्कील हो गया। ठीक है, और ये हाइड्रोजन हो गया, एल्कील हाइड्रोजन। और SO4 को क्या बोला जाता है, सल्फेट। तो क्या बन जाएगा, एल्कील हाइड्रोजन सल्फेट, एल्कील और इसको बोला जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, एल्कील हाइड्रोजन सल्फेट। तो अपने जो एल्कीन है, एसिमेट्रिकल एल्कीन है, उसके साथ हम H2SO4 की रिएक्शन करवाते हैं और H2SO4 की रिएक्शन करवाने पर ये H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में टूट जाता है। H पॉजिटिव तो वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा है, तो इसके साथ जोड़ देंगे। और HSO4 वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। तो एल्कीन की अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो एल्कीन हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के अंदर हमने 6 रिएक्शन कर ली, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी रिएक्शन और भी करेंगे। तो एक बार वापस देख लेते हैं। हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एल्कीन से क्या बनता है, एल्कीन। हैलोजनीकरण में हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है और एल्कीन से ट्रांस डाइहैलाइड का निर्माण होता है। हाइड्रोहेलोजनीकरण से हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है और हाइपोहेलस अम्लों के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हेलोहाइड्रीन का निर्माण होता है। और नाइट्रोसिल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाने पर जो NO पॉजिटिव है वो वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा होती है और Cl वहाँ जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्लों के साथ अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में टूट जाता है। H पॉजिटिव वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा होती है, जुड़ गया। और जो नेगेटिव वाला है वो वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। तो इस तरीके से हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा करके एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का
निर्माण कर सकती हैं। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं हम, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।